कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस, ये आज का लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट आर दीज कंपाउंड। तो ये कंपाउंड होंगे एक कंपाउंड in which molecules or ions are bonded to a central metal atom or ion by coordinate covalent bonds। तो इस किस्म के कंपाउंड कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस किस्म के कंपाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहे हों, दे आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड, या स्पेशली इधर हम स्टडी कर रहे हैं दे आर ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। अब इस किस्म का एक कम्प्लेक्स कंपाउंड पहले देखते हैं और फिर फर्दर जाते हैं कि इसमें अब हमें क्या क्या मज़ीद एक्सप्लेन करना होगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ एक कंपाउंड CONH3 दिस इज इस किस्म का, और यहाँ पे चार्ज इज 3 पॉजिटिव। ये हमें एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स आयन का मेकअप या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इसमें ये जो कोबाल्ट है ये होगा सेंट्रल मेटल या आयन, इट इज सेंट्रल मेटल और आयन। फिर यहाँ पे ये NH3 जो दिखाई दे रहा है, these are known as ligands। आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये 6 जो दिखाई दे रहा है, this is coordination number। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए गए हैं, these are, तो ये जो कहलाते हैं, जो ये ब्रैकेट बिगिनिंग और ब्रैकेट एंड, ये ब्रैकेट कहलाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट जब हम लगाते हैं तो ये सारी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड इसमें हम बंद कर जाते हैं, तो ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये हुआ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर। कंपाउंड तब होगा जब इधर इस 3+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एनाइन इधर अटैच हुआ होगा, फिर ये वो कंपाउंड हो जाएगा। अब जो है ये सिर्फ कैटायोनिक स्फीयर है। तो अब इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला जो होगा दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, कि ये क्या कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मेटल एटम, एटम और आयन, ठीक, यानी न्यूट्रल एटम भी हो सकता है या कैटायन एनाइन भी हो सकता है। तो अब ये जो है सेंट्रल मेटल एटम है और
the metal which has vacant d orbitals for ligands to be bonded, तो वो कहलाएगा सेंट्रल मेटल एटम। दूसरे मेटल भी ये बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल ही हमारे कोर्स में इधर हम डिस्कस करेंगे। इसको न्यूक्लियर एटम भी कहते हैं। तो ये डी ऑर्बिटल्स होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और फिर वो हाइब्रिडाइजेशन करके पी के साथ, एस के साथ, तो एस पी डी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी डी टू, एस पी डी थ्री वगैरह, तो वो वैकेंट डी ऑर्बिटल इस तरह हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और उनसे सेंट्रल मेटल एटम में जो वैकेंट ऑर्बिटल बनेंगे, तो उन वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा बतौर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन के। तो ये सेंट्रल मेटल एटम, बस कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो तो वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें है दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन यानी ग्रुप ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, बस बार बार हम पढ़ेंगे तो इसका एटम या आयन मतलब होगा, एंड ligands with a charge। तो चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स आयन, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम हो एक और उसके साथ लिगेंड जुड़े हों, और इन दोनों की न्यूट्रल होने से या पॉजिटिव नेगेटिव होने से कोई चार्ज उधर बच जाएगा, तो फिर वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स आयन। अब आते हैं लिगेंड्स की तरफ, कि बार बार जो हम पढ़ रहे हैं कि लिगेंड्स, तो लिगेंड्स क्या चीज़ें हैं इसको समझते हैं। Ligands जो हैं, these are molecules or ions having lone pairs for donation to form coordinate या डेटिव भी कहते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड with सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ये कहलाते हैं लिगेंड्स, और इन लिगेंड्स में डोनर एटम होता है जो कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम को वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे जाता है फॉर मेकिंग ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको अगर हम यूँ देख लें, फॉर एग्जांपल वी हैव कॉपर, या वहीं कोबाल्ट वाला जो हमने लिखा, सो दिस इज़ कोबाल्ट। अब उसके साथ हमने लिखे कि देयर आर NH3 जो हैं वो 6 NH3 हैं, तो ये NH3 एक हुआ NH3, और ये इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कोबाल्ट के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। सिमिलरली एक NH3 इस साइड पे देखोगे, सो इट हैज़ द लोन पेयर, और इस तरह से वो यहाँ पे डोनेट कर जाएगा। जो तीसरा NH3 है तो उसको भी देख लें, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर चुका है, और यहाँ पे NH3, तो ये भी लोन पेयर इसको दे जाएगा। 4 NH3s हुए, और एक NH3 जो है वो इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और
फिर अगला NH3 वो इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब यहाँ पे हुए 6 लीगेंड्स, ठीक। तो अब ये जो लीगेंड्स हैं उनमें डोनर एटम जो है वो जिसके पास लोन पेयर हो तो वो डोनर एटम कहलाएगा। कुछ ऐसे लीगेंड्स भी हैं कि इनमें लोन पेयर डोनेटेबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मींस बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एट्सेट्रा आगे हमारे सामने आएंगे। यस, बस यहाँ पे ये समझना था कि लीगेंड्स कौन होंगे। तो लीगेंड्स जो हैं वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या आइंस भी हो सकते हैं जिनके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर्स मौजूद हों। दे आर नोन एज लीगेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें अब हमें मिलेगा लीगेंड्स में कि बाइडेंटेट लीगेंड, मोनोडेंटेट लीगेंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो समझेंगे। अब यहाँ पे आगे जो है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का अगला पार्ट है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अब क्या होगा तो उसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, होप के ऊपर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था लेक्चर शुरू करने में, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अब एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम सेंट्रल मेटल एटम यानी कोबाल्ट और उसके साथ 6 लीगेंड्स हैं, तो दीज आर NH3s होल 6, और फिर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं। तो अब ये चीज़ें कहलाती है या ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और यहाँ पे हमें चार्ज के बारे में अब पढ़ेंगे कि चार्ज कितना होगा, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। तो कैसे कि सेंट्रल मेटल एटम and ligands enclosed in a square bracket is known as coordination sphere. That is the central metal atom or ion and the ligands enclosed in square bracket is coordination sphere. ठीक, तो इधर हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो ये रिप्रेजेंटेशन है फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये स्फीयर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अब इन स्फीयर्स की तरह जब हम आते हैं कि भाई कोई चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, तो एक कैटायोनिक स्फीयर अगर हमें मिलेगा तो कैटायोनिक स्फीयर दूसरा हमें मिल सकता है एनायोनिक स्फीयर, और हमें मिल सकता है न्यूट्रल स्फीयर। अच्छा, अब इनको समझते हैं। कैटायोनिक स्फीयर फॉर एग्जांपल, ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुआ, क्रोमियम लगा, NH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पे हमें मिल रहा है चार्ज 3 पॉजिटिव। सो इट इज़ ए कैटायोनिक स्फीयर हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैटायोनिक स्फीयर कहलाएगा। अब ये चार्ज कैसे आ रहा है आगे डिटेल से समझेंगे। जस्ट यहाँ पे आप वो जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम बिल्डिंग कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को, वो समझ लें। नेक्स्ट इसमें एनायोनिक स्फीयर। तो एनायोनिक स्फीयर में प्लाटीनियम और ये Cl6, इनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें एंड यू विल गेट ओवर हियर ए नेगेटिव चार्ज। तो अब ये हुआ एक एनायोनिक स्फीयर। न्यूट्रल स्फीयर में इस जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं या स्फीयर हैं उसके ऊपर कोई चार्ज हमें नहीं मिलेगा, तो वो न्यूट्रल स्फीयर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोबाल्ट हुआ, ये हुआ NH3
3 होल 4 और उसके साथ लगा NO2 होल 3, NO2 होल 3 और ये क्लोज्ड हुए स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हमें कोई चार्ज नहीं मिल रहा, तो इस वजह से ये कहलाता है न्यूट्रल स्फीयर। रिमेंबर, द स्फीयर में बी कैटायोनिक स्फीयर, एनायोनिक स्फीयर और न्यूट्रल स्फीयर। अच्छा, फिर इसके साथ आप ये याद रखोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये करते हैं, पॉइंट ये जो मैं समझाना चाहता हूँ कि दिस स्फीयर is not ionizable। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रोमियम और NH3 होल 6 और यहाँ पे Cl3 है, अगर इसको हम पानी में डालेंगे when added to water, तो हमें ये मिल जाएगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है CR NH3 होल 6, ये 3 पॉजिटिव और इधर हो जाएंगे 3 क्लोराइड नेगेटिव, एक्वस एंड एक्वस। तो अब यहाँ पे देखें, जो पॉइंट था वो ये था कि इस स्फीयर के अंदर जो चीज़ें भी हैं वो स्फीयर से बाहर नहीं निकल सकती, यानी दे आर नॉट आयोनाइजेबल। यानी बिल्कुल क्रोमियम और ये 6 जो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स थे उसी तरह ही स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेंगे, जबकि बाहर वाला क्लोरीन जो थे 3 क्लोराइड्स थे वो आयोनाइज हो गए हैं और मुकम्मल ये स्फीयर जो है लिगेंड्स और मेटल के साथ ही ये हो गया। ये नहीं हो रहा कि भाई क्रोमियम यहाँ से अलग हो जाए, NH3 अलग निकले और क्लोराइड अलग निकले, ऐसा नहीं होगा, बस यहाँ पे ये आयोनाइज होगा। इसी तरह पे अगर कोई जो है ये एनायोनिक स्फीयर है, तो एनायोनिक स्फीयर में ये सब कुछ अलग निकलेगा और इधर जो कैटाइन अटैच होगा वो आयोनाइज हो जाएगा। और फिर ये जो न्यूट्रल स्फीयर है, तो इसमें से कोई भी इधर एनाइन कैटाइन नहीं है, लेकिन ये बस एक साथ ही रहेंगे, हम इनको आयोनाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली ओवर हियर जो हमने समझा कि ये जो सारा स्फीयर है ये निकल जाएगा और इधर जो 3 क्लोरीन हमने शो किए वो आयोनाइज हो गए। सो द स्फीयर इज़ नॉट आयोनाइजेबल, ये आयोनाइज नहीं होगा, अपने स्ट्रक्चर को बरकरार रखेगा और जिसमें वो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड हैं, तो वो आयोनाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इसमें जो हमने ऊपर देखा, तो हमने ऊपर ये लिखा कि ये जो 6 इधर लिखा गया है, इट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हैं कि ये हमें कैसे याद रखना होगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के डेफिनेशन में जब हम जाते हैं तो डेफिनेशन ये होगा कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, number of coordinate covalent bonds formed by ligands with central metal atom या आयन। ठीक, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय लिगेंड्स इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं कि हम कैसे काउंट करेंगे कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल ही था वो समझते हैं कि उसमें हमने लिखा कि कोबाल्ट है, इधर NH3 है,
होल 6 हुआ। तो इधर हमने लिखा कि 6 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। वो इसलिए कि अगर हम ये कोबाल्ट ले लें, ये ब्लैक कलर, तो इसके साथ जो NH3s हैं वो सारे अटैच हुए हैं। दीज आर, ये सपोज़ करें एक NH3, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। हर NH3 ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो 6 इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हेयर। ठीक, यानी 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बने हैं। टोटल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बस गिनोगे तो ये एक अच्छा शॉर्टकट होगा आपके लिए। कभी कभी अब आपको अगर हम ये लिख दें कि इसमें अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ प्लैटिनियम एंड Cl6 और ऊपर है 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हुआ प्लैटिनियम और उसके पास 6 क्लोराइड आइंस हैं। तो अगेन 1 क्लोराइड आइन, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो इट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इधर भी आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल जो हम समझना चाहते हैं वो हमारे पास ये हो जाएगा कि वी हैव कोबाल्ट, इधर हुआ NH3 होल 3 एंड NO2 होल 3 स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, न्यूट्रल स्फीयर है तो इसमें अब कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली कि 3 NH3 अटैच हुए हैं और फिर 3 जो हैं वो NO2 अटैच हुए हैं। तो इधर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ है 6। लेकिन अगर कभी कभी आपको ये मिल जाए कि कॉपर है और इधर En होल 2 और फिर NH3 होल 2, इधर हो जाएगा 2 पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे देखें, इस नंबर से आपने ट्रिक नहीं लेना कि भाई 2 + 2 becomes 4। यस, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो है वो 6 है, नॉट 4। वो कैसे है? बिकॉज इथाइलिन डाइअमीन जो मैंने लिखा En, दिस इज इथाइलिन डाइअमीन। तो इथाइलिन डाइअमीन और ये जो है एमोनिया है। एमोनिया जो है वो मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट यानी 1 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला या 1 डोनेटेबल पेयर हो। इसके पास है 1 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरी तरफ जब हम इथाइलिन डाइअमीन को देखते हैं तो इसको कहा जाता है बाइडेंटेट, यानी इसके पास हैं 2 डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना पाएगा एक इथाइलिन डाइअमीन। कैसे? इधर इसको देखें, इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर जो है दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इधर है NH2 और इसके पास ये लोन पेयर और इस साइड पे आपको मिल जाएगा NH2 और उसके पास है ये लोन पेयर। जबकि NH3 लिखोगे तो वो हो जाएगा NH3 और ये उसका लोन पेयर।
तो अब यहाँ पे जो इथाइलिन डायमीन है तो इट हैज़ 2 डोनेटेबल पेयर। एक पेयर ये इस्तेमाल कर सकता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरा ये इस्तेमाल कर सकता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वजह से ये अगर एक मॉलिक्यूल है तो 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और फिर अगर 2 हैं तो फिर ये बनाएंगे 4 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि NH3 के केस में आपको जो है मिल रहा है एक डोनेटेबल पेयर, तो वो जो है एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो हम ऊपर एग्जाम्पल समझने के लिए लिख चुके कि यहाँ पे कोबाल्ट है, कॉपर या जो भी हो, नो प्रॉब्लम। आगे तो यहाँ पे हमने लिखा कॉपर En2 और ये लिखा कि NH3(2) और यहाँ 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6। क्यों? क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन En से रिप्रेजेंट होता है, वो 2 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और NH3 जो है वो 2 मॉलिक्यूल हैं लेकिन एक मॉलिक्यूल एक ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस वजह से टोटल कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इधर जो बने होंगे वो होंगे 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अगर हम इनको रिप्रेजेंट करना चाहें कि कैसे ये हमें दिखाई देंगे, तो ये हुआ सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज़ कॉपर। कॉपर के साथ ये लगा है एक NH3, ये लगा दूसरा NH3, और इनके ये लोन पेयर ताकि आपको मज़ीद समझ आए। ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब इथाइलिन डाइअमीन, तो वो उसको यूं बना दें, एक और कलर से सेलेक्ट करते हैं इसको, दिस वन, दिस इज़ NH2, फिर यहाँ पे है CH2 और इधर है NH2। इस साइड भी बना दें, दिस इज़ NH2, CH2 एंड NH2। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इनके पास ये लोन पेयर मौजूद हैं फॉर फॉर्मिंग ए डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखें दिस, ये एक बॉन्ड हुआ और ये दूसरे नाइट्रोजन की तरफ से, इसी तरह ये हुआ और ये हुआ इस नाइट्रोजन की तरफ से। सो वी आर गेटिंग ए टोटल ऑफ 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। So this is why the coordination number in this complex is 6। तो ये ख्याल ज़रूर करना होगा, कभी भी जो MCQs में देंगे तो आपने देखना होगा कि कौन सा लीगेंड जो है वो बाइडेंटेट है, कौन सा लीगेंड जो है वो मोनोडेंटेट है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि ये बाइडेंटेट लीगेंड कौन कौन से हमें याद होने चाहिए और बाकी जो हैं हमें कौन से मोनोडेंटेट होंगे वगैरह। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जिसमें हम ये भी समझेंगे कि कौन सा लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट है, कौन सा जो है वो बाइडेंटेट है, जिससे हमें मज़ीद ये प्रूफ कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सो दैट इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर।